जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग एथिक्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने कल देखा था एथिक्स के बारे में, उसके डेफिनेशंस को, एसेंस ऑफ एथिक्स देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स देखा था, डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स देखा था। आज हम लोग शुरू करते हैं एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स। एथिक्स क्या है? मैंने बताया था एथिक्स जो है नैतिकता क्या करें और क्या ना करें का एक समूह है। वहीं अगर वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज हमारे पास जो होता है वो है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, करेज, डेडिकेशन, कंपैशन एटसेट्रा। वैल्यूज का अर्थ होता है मूल्य। मूल्य जो होता है एथिक्स में वो निर्धारित करता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, साहस, समर्पण। मॉरल्स की बात करते हैं, ये जो हमारा मॉरल है, मॉरल इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यह एक सिद्धांत है। ये सही या गलत भी हो सकता है। ये एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि समलैंगिकता व्यक्ति के दृष्टिकोण से नैतिक हो सकती है, लेकिन समाज की दृष्टि से यह देखा जाए तो अनैतिक होता है। जिस इंडिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे इसे अनैतिक माना जाता है। और भी कंट्रीज हैं जो इसे अपनाई है, बट मॉरल्स जो सेट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होता है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं होता है। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो सही हो सकता है, नैतिक हो सकता है मॉरल, लेकिन मास लेवल पे बात करें, सोसाइटी लेवल पे बात करें तो वो एथिकल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी एडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ। एथिक्स आर अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोशल सेटिंग। नैतिकता मानवीय आचरण के मानक हैं जिन्हें समाज अपने लिए अपनाता है। नैतिकता क्या करे और क्या ना करे का एक समूह है जो सामाजिक सेटिंग में मानव आचरण को नियंत्रित करता है। ये इसका डेफिनेशन है। आप इसके पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए। आप ये लिख सकते हैं एथिक्स आर अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। एथिक्स आर डूज एंड डोंट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट in a social setting। नैतिकता मानवीय आचरण के मानक है जिन्हें समाज अपने लिए अपनाता है। नैतिकता क्या करें और क्या ना करें का एक समूह है जो सामाजिक सेटिंग में मानव आचरण को नियंत्रित करता है। वहीं अगर वैल्यूज की बात करें, वैल्यूज के डेफिनेशंस को जानें तो हम ये कह सकते हैं वैल्यूज कैन बी डिफाइंड एज क्वालिटीज दैट आर इंस्ट्रूमेंटल टू अस। Values are benchmarks or standards on which the desirability of an action can be measured. Values act as an internal compass which help a person evaluate different choices of conduct and behavior. That is honesty, integrity, empathy, courage, dedication, compassion, etc. Value को उन गुणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैल्यू ऐसे बेंचमार्क या मानक है जिन पर किसी कार्रवाई की वांछनीयता को मापा जा सकता है। वैल्यू, जिसे हिंदी में मूल्य भी कहते हैं, एक आंतरिक दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करता है जो व्यक्ति को आचरण और व्यवहार के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। वैल्यूज के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या क्या है? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, साहस, समर्पण, करुणा इत्यादि। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वैल्यू क्या है? वैल्यू है ऑनेस्टी। सर वैल्यू ऑनेस्टी है। ओके, वैल्यू क्या है? इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी है। वैल्यू क्या है सर? एम्पैथी है। एम्पैथी है, आप लिखते जाइए। वैल्यू क्या है सर? करेज है, डेडिकेशन है, करेज है, डेडिकेशन है, डेडिकेशन है, कंपैशन है, कंपैशन है। सर वैल्यूज ऑनेस्टी है, एम्पैथी है, डेडिकेशन है, इंटीग्रिटी है, करेज है, कंपैशन है। अब हम मॉरल को जानते हैं। मॉरल क्या है, इसके डेफिनेशंस को जानते हैं। तो हम कह सकते हैं मॉरल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। अनलाइक एथिक्स, मॉरल्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल एंड नॉट सोशल कंडक्ट। मॉरल्स arise from personal experience, character, conscience, and so on. For instance, homosexuality might be moral for individuals' perspective, but it might be unethical in a society's point of view. नैतिकता एक व्यक्ति द्वारा धारण किए गए सही और गलत के सिद्धांत है। नैतिकता के विपरीत नैतिकता किसी व्यक्ति से संबंधित व्यवहार के मानक है, न कि सामाजिक आचरण।
नैतिकता व्यक्तिगत अनुभव, चरित्र, विवेक इत्यादि से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समलैंगिकता, मैंने पहले बताया है डेफिनेशन देके कि समलैंगिकता व्यक्ति के दृष्टिकोण से नैतिक हो सकती है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से यह अनैतिक है। ये है हमारा मॉरल का डेफिनेशन। तो आप याद रखने के लिए ये लिख सकते हैं कि मॉरल्स आर प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। सर, मॉरल्स आर प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये डेफिनेशन था। अब आगे हम बात करते हैं बिलीफ की। बिलीफ का हिंदी अर्थ होता है आस्था, और ये आस्था एक आंतरिक अनुभूति है कि कोई चीज सत्य है, भले ही वह विश्वास अप्रमाणित और तर्कहीन हो। हम यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा अगर किसी पे आस्था है, भले ही वो गलत ही क्यों नहीं हो, लेकिन अगर हमारा आस्था है, उस पर बिलीफ है, तो हम उसे नैतिक मानते हैं। अगर मेरा मानना है कि भगवान जीवन में सफलता और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये हमारा बिलीफ है। भले भगवान निभाए या नहीं निभाए, लेकिन ये हमारा आस्था है कि भगवान जीवन में सफलता और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, जैसे गांधी जी के एथिक्स को मैंने पढ़ा था, आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें गांधी एथिक्स पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था गांधी के एथिक्स के बारे में। अब गांधी जी का मानना था कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त किया जा सकता है। ये उनका बिलीफ था। भले वो 1 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये उनका बिलीफ था। यही होता है आस्था। और अगर हम ये कहें बिलीफ और विश्वास के बारे में, आस्था के बारे में, तो इसका जो बेस होता है ना, वो कमजोर होता है। इसका जो मूल होता है, वैल्यूज होता है, ये उतना मजबूत नहीं होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि विश्वास, बिलीफ एक अनुभूति है। A belief is most common term used to explain the behavioral component of a person. It is an internal feelings that something is true even though that belief may be unproven and irrational. My belief is that God plays important role in success and achievements in life. This is our belief. तो आप इसे लिख सकते हैं internal feeling. Belief क्या है? Internal feeling है। Internal feeling है। Belief क्या है? Cognition है। Cognition. बिलीफ कॉग्निशन है, बिलीफ इंटरनल फीलिंग है। इतना याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग होता है मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार। जो ह्यूमन का एक्शन है उसमें एथिक्स का क्या रोल है? हम कह सकते हैं कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का सार मानव आचरण में नैतिक मूल्यों के प्रभाव को संदर्भित करता है। नैतिकता मानकों का एक समूह है जिसे समाज अपने ऊपर रखता है और जो व्यवहार, विकल्पों और कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार का आचरण अपनाता है यह उसके कार्यों में झलकता है। या तो वह अच्छे लोगों का अनुसरण करना चाहता है जो उसे अच्छा इंसान बनाएगा, या वह बुरे लोगों का अनुसरण करना चाहता है जिससे केवल उसे और साथ ही समाज को नुकसान होगा। तो ये सब ह्यूमन एक्शंस जो है ना, ये खुद ही डिफाइन करता है कोई व्यक्ति आपका आचरण कैसा होगा। आप अगर अच्छे लोगों के संगति में होंगे तो आपका आचरण अच्छा होगा, अगर आप बुरे लोगों के संगति में होंगे तो आपका आचरण बुरा होगा। और इससे सिर्फ आप ही नहीं प्रभावित होंगे, आपके साथ साथ पूरा समाज भी प्रभावित होगा, उस नुकसान को झेलेगा। अब देखिए, अकेले मानव के नैतिक व्यवहार को हम सुनिश्चित नहीं करते हैं। नैतिक व्यवहार का सार केवल मानकों में निहित नहीं है, बल्कि कार्रवाई में उन्हें अपनाने और उनके उल्लंघन के खिलाफ प्रतिबंधों में निहित है। अब हमने तो ये कह दिया कि ह्यूमन एक्शंस पे डिपेंड करता है उसका नैतिक व्यवहार, लेकिन एसेंस ऑफ एथिक्स ये कहता है कि अगर मानव बुरी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दे, बुरी चीज़ों से दूरी बना लें, सोसाइटी प्रतिबंध लगाए बुरी चीज़ों पे, जो अनैतिक चीज़ें हैं उन पर कार्रवाई करें, उनको दूर रखा जाए, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए, तब भी नैतिकता को अपनाया जा सकता है। अगर समाज से हम अनैतिक चीज़ों को दूर रखने में असफल हो जाते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या? नैतिकता बचेगा। जब अनैतिकता को, अनैतिक चीज़ों को हटा देंगे एक सोसाइटी से, एक आदमी के, एक व्यक्ति से दूर कर देंगे, एक समाज से दूरी बना देंगे अनैतिक चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली समाज में नैतिकता आएगा। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला था कि एथिक्स ये भी कहता है, एथिक्स में आप ये नहीं कर सकते, आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। अच्छे और बुरे के बीच निर्णय करना आसान नहीं होता है। एथिक्स के प्रिंसिपल में हमारी कार्यशैली तय करती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्योंकि अच्छाई हमेशा आनंददायक नहीं होती है। जो अच्छा चीज़ होता है ना, वो हमेशा आपको खुशी नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के लिए नीम बहुत सेहतमंद होता है, लेकिन नीम का रस पीना कोई पसंद नहीं करता है। रीज़न, क्योंकि
बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी तो जरूर है, बट सोसाइटी या हम उसे पसंद नहीं करते। ओके, तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि अच्छाई आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन बुराई जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली आकर्षित कर लेती हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं, अट्रैक्टिव कर लेती हैं। यही है एसेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का सार इन ह्यूमन एक्शन जो हम बात कर रहे हैं। अच्छे और बुरे के बीच निर्णय करना आसान नहीं है। रीजन ये है कि बुराई बहुत जल्दी लोग अपना लेता है और अच्छाई अपनाने में कठिनाई होती है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, धूम्रपान की आदत डालना आसान है, लेकिन धूम्रपान छोड़ना बहुत कठिन होता है। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग। स्मोकिंग करने में हमें आनंद आता है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए क्या होता है कि हमको आत्मसंकल्प लेना पड़ता है, बहुत सारा प्रण लेना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा, फिर हम जाके उस चीज को छोड़ पाते हैं, और बहुत कठिनाई से होता है ये चीज। तो यही एसेंस ऑफ एथिक्स है। इसीलिए हमारी कार्रवाई का तरीका हमारे नैतिक आचरण को तय करता है। यह नैतिक है या नहीं, यह तय करने के जो अंतर्निहित सिद्धांत है वो व्यापक होना चाहिए, और वो सार्वजनिक भलाई के लिए, संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जैसे कारकों द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ चुके होंगे एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। अगर आपसे पूछा जाए कि एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस क्या है, तो आप बोल सकते हैं इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑफ एथिकल वैल्यू इन ह्यूमन कंडक्ट। ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, एथिकल वैल्यू इन ह्यूमन कंडक्ट। लिखिए इन्फ्लुएंस, ये पॉइंट वाइज हम लिखवा रहे हैं, इसको याद करिए। इन्फ्लुएंस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन human conduct influence of ethical value in human conduct. Ethics is a set of standards that society places on itself and which helps guide behavior, choices and actions. Essence of ethics in human actions determines our course of action decides which is good and bad. तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, our course of action decides which is good or bad, which is good or bad. Our course of action decides which is good or bad. एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था हैबिचुएटिंग टू स्मोकिंग, ये एग्जाम्पल था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि ये तो ह्यूमन एक्शंस के द्वारा निर्मित होती है हमारी एथिकल वैल्यूज, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर ह्यूमन एक्शन के द्वारा हमारा एथिकल वैल्यू डिटरमाइन करता है, वो उसका डिटर्मिनेंट्स है, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, है ना। इसके नैतिकता के कुछ परिणाम होंगे। मानवीय कार्यों में जो नैतिकता का जो कार्य इन्होंने किया है, उन कार्यों के तो परिणाम भी निकलेंगे ना। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सोसाइटी को उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, या फिर हमारे इंडिविजुअल की बात करें तो अगर हमारा इंडिविजुअल स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे हमारा कार्य अच्छा है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके जो परिणाम होंगे वो अच्छा ही होगा। अगर बैड होगा तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, हमें बैड परिणाम मिलेगा, बुरा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ये क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके जो परिणाम होंगे, वो होगा इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, at organizational level, at organizational level, at organizational level। तीसरा पॉइंट आप लिखें, consequences of ethics in human actions at societal level, at societal level, at societal level। नैतिकता के परिणामों का अर्थ मानवीय कार्यों के परिणाम है जो नैतिक प्रथाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस में, कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है यहाँ पे। इसके लिए नैतिक होने से आपको पुरस्कार, इनाम, प्रशंसा आदि जैसे अच्छे परिणाम तो मिलेंगे। Consequences of ethics means consequences of human actions which are guided by ethical practices. This means if there is an action
then definitely there is a reaction. So being ethical will bring you good consequences like awards, rewards, appreciation, etc. But it will also bring bad consequences like transfer at work, at place. But it will also bring bad consequences like transfer at workplace, societal stigma, fear of harm to family members, etc. एक consequences को मैं एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना चाहूंगा। एक कश्मीर की 20 वर्षीय लड़की रुखसाना कौसर ने आतंकवादी को मारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ठीक है, एक कश्मीर की लड़की है, वो 20 वर्ष की है, उसका नाम रुखसाना कौसर है। उसने आतंकवादी को मारा और उसके लिए उसे भारत सरकार की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने डेफिनेशन बताया है आपको कि एक तरफ क्या है कि आपको प्रशंसा मिल रही है, एक तरफ क्या है आपकी बातें हो रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपका हर जगह तारीफ किया जा रहा है। यहाँ पे लड़की जो रुखसाना कौसर है, उसे इस बात का भी डर सता सकता है कि मैंने जिस आतंकवादी को मारा है, हो सकता है वो मेरे परिवार के लिए खतरा हो जाए, उसका गिरोह, हो सकता है कि उसके गिरोह का लोग हम पर हमला कर दे, हमारे परिवार पे हमला कर दे, तो ये डर भी उसे सताएगा। तो यही चीज बता रहा है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 50 से अधिक बार तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि वह ईमानदार सिविल सेवक है। आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ट्रांसफर मोर देन 50 टाइम्स जस्ट बिकॉज ही इज ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट। ये आपने नाम सुना ही होगा। तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेज है। एथिक्स देखिए, अच्छा और बुरा दोनों पे बता रहा है आपको कि ज्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं और ज्यादा बुराई भी अच्छी नहीं। हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे ज्यादा अगर अच्छाई कर रहे हैं तो सोसाइटी को बुरा लग जाए, है कि नहीं। या आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं, वहां पे आपको एडजस्ट करके चलने में ही फायदा है, तो वहां पे एथिक्स का रूल लागू हो जाता है। तो हर जगह मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि हमेशा सच बोलना ही एथिकल नहीं होता। अगर हमारे सच बोलने से किसी की मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, तो वो एथिकल नहीं कहा जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, उसे आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपने समझा बढ़िया से। कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स जो है, इसको अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए आपसे, तो आप एक लाइन में लिख दीजिएगा, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स वेयर एन एक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज गुड इफ इट्स एबल टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। यानी परिणामी नैतिकता, जहां एक कार्य को अच्छा माना जा सकता है यदि वह सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम है। यही कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है कि आपके कार्य को अच्छा तभी माना जा सकता है जब वहां जो है सकारात्मक परिणाम उस समाज को, उस कॉन्सिक्वेंस को, उस परिस्थिति को मिलता है आपके एक्ट से, आपके कार्य से। हो सकता है कि अदर सोसाइटी के लिए भी अनएथिकल हो, लेकिन आप जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए जो आपका कार्य है उससे उसको फायदा हो जा रहा है, पूरे समाज को फायदा हो जा रहा है, तो उसके लिए वो एथिकल है। तो आप लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को, ये काम आएगा। लिखिए, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, consequential ethics, consequential ethics, consequential ethics where an act can be considered as good if it's able to produce, if it's able to produce positive results. Consequential ethics where an act can be considered as good if it's able to produce positive results. परिणामी नैतिकता, जहां एक कार्य को अच्छा माना जा सकता है यदि वह सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम है। जो नैतिकता के परिणाम है वो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी मिलेगा, सोसाइटल लेवल पे भी मिलेगा। लेवल एट इंडिविजुअल लेवल इट विल बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज ऑफ कन्विक्शन, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। इंडिविजुअल लेवल पे यानी व्यक्तिगत स्तर पर यह आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स मतलब नैतिकता का जो परिणाम है, उस परिणाम से अगर वो पॉजिटिव है, नैतिक है, तो एक व्यक्ति में क्या करता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करता है, दृढ़ विश्वास और विश्वसनीयता का भी निर्माण करता है। ये बेनिफिट है इसका। तो हम लिख सकते हैं कि इट विल बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, courage of conviction, courage of conviction, trust and credibility, trust and
credibility. At individual level, consequences of ethics is courage of conviction, trust and credibility, self-confidence. We can say self-confidence, courage of conviction, trust and credibility. बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की. Consequences of ethics at organizational level. ये सही परिणाम की बात अगर करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं. आपने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा. टाटा कंपनी नोन फॉर देयर सोशल सर्विस, वो सामाजिक सेवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक टाटा कंपनी ऐसा है कि वो समाज को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाता है, और इस वजह से उसका जो रेपुटेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर देखा जाए एथिक्स के नज़र से तो बहुत बड़ा है. उनका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है, उन पे जो लोगों का ट्रस्ट है, भरोसा है, वो अधिक है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है हर 5 वर्ष पे चुनाव कराना, चाहे वो अपना टेनर पूरा कर लिया हो या किसी वजह से सरकार गिर गया हो या सरकार खत्म हो गया हो. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट है हमारे देश के जनता का कि वो इलेक्शन कराएंगे और निष्पक्ष रूप से चुनकर सरकारें सत्ता में आएंगी. तो ये जो ट्रस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, यही है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स. आई होप कि आप समझे होंगे इसको. अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स एट सोसाइटल लेवल, सामाजिक स्तर पे. सामाजिक स्तर पर यह सामाजिक पूंजी, सांप्रदायिक सद्भाव, लालच की अनुपस्थिति, वितरणात्मक न्याय का निर्माण करता है. सर इसको थोड़ा और डिफाइन कर दीजिए. तो हिंदी थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, इंग्लिश में मैं बताता हूँ. एट सोसाइटल लेवल इट क्रिएट्स सोशल कैपिटल, कम्युनल हार्मनी, अब्सेंस ऑफ ग्रीड, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. सोसाइटल लेवल पे अगर एथिक्स होगा, अच्छा नैतिकता होगी, तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो वो क्या करेगा? ये क्रिएट करेगा सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी का निर्माण करेगा, सोशल कैपिटल. भूटान इज वन दी हैप्पीएस्ट नेशन अक्रॉस दी कंट्रीज बिकॉज दे मेजर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. ये सोसाइटल लेवल के एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो सोसाइटल लेवल पे अगर एथिक्स है तो वहाँ सोसाइटी में क्या मिलेगा आपको? हार्मनी मिलेगा, हार्मनी मिलेगा. वहां पे अब्सेंस ऑफ ग्रेड मिलेगा, लालच की कमी मिलेगा आपको. आप लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ ग्रेड, अब्सेंस ऑफ ग्रेड. वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. अगर सोसाइटल लेवल पे एथिक्स है, नैतिकता है, तो उसके परिणाम क्या होंगे? वह सोसाइटी में हार्मनी होगा, ग्रीड नहीं होगा, वहां पे लालच नहीं होगा, वहां पे न्याय होगा, सोशल पूंजी का निर्माण होगा. ये सारी चीजें हैं. तो हमने तीनों चीजों को देखा. इंडिविजुअल लेवल पे अगर एथिक्स होगा, नैतिकता होगा, तो वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा. इंडिविजुअल लेवल पे ट्रस्ट होगा, उसका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगा. ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, वहां पे अगर नैतिकता होंगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और उस पर भरोसा लोग करेंगे. सोसाइटल लेवल का हमने बता ही दिया आपको. लॉस ऑफ एथिक्स के परिणाम, जहां पर नैतिकता का ह्रास हो जाए, नैतिकता खत्म हो जाए, तो उसके क्या परिणाम होंगे? इसको हम लोग जानेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बायोएथिकल लेवल पे. देखिए, नैतिकता मानव जीवन और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. नैतिकता अधिक तेजी से निर्णय लेने में मदद करती है क्योंकि यह विकल्प चुनने में सहायता करती है. यह किसी निर्णय के मूल्य आयाम को प्रकट करता है जो अन्यथा मूल्य मुक्त प्रतीत होता है. हालांकि नैतिकता की हानि के कारण बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं. वो आपको व्यक्तिगत रूप में भी हो सकता है, सामाजिक रूप में भी हो सकता है, संगठनात्मक स्तर पर भी हो सकता है, राजनीतिक स्तर पर भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, बायोएथिकल लेवल पे भी हो सकता है. लेकिन ethics plays an instrumental role in human life and society. Ethics help in arriving at decision more quickly as it assists making choices. It reveals the value dimension of a decision that would otherwise seems value free. However, loss of ethics could cause following consequences. लॉस ऑफ एथिक्स के क्या परिणाम होंगे इंडिविजुअल लेवल पे? तो यहाँ पे हो जाएगा जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें बढ़ोतरी हो सकता है, पेटी क्राइम्स बढ़ सकता है, ठीक है, यूरिनेटिंग एंड स्पीटिंग ऑन पब्लिक स्पेसेस, abusive and filthy languages, crime against एजेड, जंपिंग रेड लाइट etc. जहां पे नैतिकता का पतन होगा वहां पे इन सारी चीजों की बढ़ोतरी होगी. क्राइम बढ़ जाएगा, वायलेंस बढ़ जाएगा, लोग गंदे भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे. वहां पे एक जो पढ़ा लिखा
एक जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। वहां पे जो एजेड लोग हैं उनके विरुद्ध क्राइम भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों में नैतिकता रहेगा ही नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें इनके परिणाम होंगे। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्राइम इंक्रीज करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, फिल्दी लैंग्वेज का लोग इस्तेमाल करेंगे, एटसेट्रा। अब सोशल लेवल पे बात करते हैं। सोशल लेवल पे क्या नुकसान होगा? करप्शन बढ़ेगा। सामाजिक लेवल पे जब एथिक्स का पतन होगा तो उसके जो परिणाम होंगे सामाजिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा, राइज इन क्राइम रेट, क्राइम का जो रेट है, दर है, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, ड्रग एडिक्शन होगा, वहाँ पे कास्टिज्म हो सकता है, जाति प्रथा हो सकता है, रीजनलिज्म हो सकता है, क्षेत्रीयता का भी वहाँ पे बातें लोग करने लगेंगे। फैमिली लेवल पे आपको वायलेंस देखने को मिलेगा, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, माफियाओं का उदय हो जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एक दो आप एग्जांपल लिखते जाइए। करप्शन इंक्रीज कर जाएगा, राइज इन क्राइम रेट, राइज इन क्राइम रेट, राइज इन क्राइम रेट। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या हो सकता है? एक संगठनात्मक लेवल पे तो जैसे ही लॉस ऑफ एथिक्स होगा, नैतिकता का पतन होगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, वहां पे करप्शन मिलेगा, इनइक्वलिटीज, असमानताएं आपको देखने को मिलेंगी। जब एक संगठन में करप्शन आएगा तो ऑटोमेटिकली जो वीकर सेक्शन है उसको दबाया जाएगा और एक वर्ग का उदय होगा। लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी हो जाएगी, एफिशिएंसी जो होता है लोगों में काम करने का उसमें कमी आएंगी, और डिस्ट्रक्शन होगा वर्क कल्चर में, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पे विश्वास खत्म हो जाएगा, और लॉ का वहां पे तो खत्म ही हो जाएगा, कानून वगैरह, प्रिंसिपल्स वगैरह सारा को लोग वायलेट करेगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लिख लीजिए, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म ये बढ़ेगा। करप्शन, नहीं कुछ समझ में आया तो करप्शन जरूर लिख दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो नेपोटिज्म, करप्शन, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा? पॉलिटिकल लेवल पे भी करप्शन होगा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सारी चीज है। पार्लियामेंट में हंगामा होगा, है ना, ये सब लॉस ऑफ एथिक्स है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है? इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट आ सकता है, दो देशों के बीच में विवाद हो सकता है, ट्रस्ट डिफिसिट हो सकता है, फ्रिक्शंस हो सकते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन हो सकता है देशों के बीच, डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। मींस इंटरनेशनल लेवल पे आपको अभी जैसे देख लीजिए कि कन्वेंशन है, यहाँ पे COP28 होता है पर्यावरण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। तो इन सब चीजों का जो रूल रेगुलेशंस है ना, ये सब वायलेट होने लगा। अब जिस देश को जितना मन होगा उतना कार्बन उत्सर्जन करेगा, प्रवाह ही नहीं रहेगा मानव सभ्यता का। तो ये सब लॉस ऑफ एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। बायोएथिकल लेवल पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल राइट्स का वायलेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वायलेंस होगा, कंसेंट होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको लोग मेंटेन नहीं करेंगे, और सुसाइडल चीज़ें जो हैं वो बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके। अगर इन्वायरमेंटल लेवल पे बात करें, यहाँ पे इन्वायरमेंटल लेवल की भी चर्चा होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल लेवल पे फ्लोरा एंड फौना, इन सब चीज़ों का नुकसान होगा, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, पॉल्यूटर सेल पे प्रिंसिपल इन डिमिनिशिंग, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेवल्स, और पॉपुलेशन का जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, कॉमन लोगों के प्रति डिसरिगार्ड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं इन सब का भी वायलेशन होगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं लॉस ऑफ एथिक्स के। बात करते हैं वैल्यू सिस्टम की। वैल्यू सिस्टम क्या है? Since human born, he will undergo several stages of personality development. The basic pillar on which his behavior depends on the values he adopted in his life cycle. A strong value system defines character, and character allow him to follow a specific code of conduct. Such conduct finally turns into behavior. Therefore, a strong value system makes a person stronger, either they are good values or bad values. वैल्यू सिस्टम, मनुष्य के जन्म के बाद से वह व्यक्ति विकास के कई चरणों से गुजरता है। उसका व्यवहार जिस मूल स्तंभ पर निर्भर करता है वह उसके जीवन चक्र में अपनाए गए मूल्यों पर निर्भर करता है।
एक मजबूत मूल्य प्रणाली चरित्र को परिभाषित करती है और चरित्र उसे विशिष्ट आचार संहिता का पालन करने की अनुमति देता है। ऐसा आचरण अंततः व्यवहार में बदल जाता है। इसीलिए एक मजबूत मूल्य प्रणाली किसी व्यक्ति को मजबूत बनाती है, चाहे वो अच्छे मूल्य हों या बुरे मूल्य हों। यहाँ पे मूल्यों को मानव के आचरण के मानकों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मानवीय प्राथमिकताओं, विश्वासों और ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ह्यूमन प्रेफरेंसेस। ह्यूमन प्रेफरेंसेस, बिलीफ्स, आपने सब पढ़ा हुआ है। नॉलेज, ह्यूमन प्रेफरेंसेस, बिलीफ्स, नॉलेज, ये है ह्यूमन कंडक्ट के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम है ह्यूमन कंडक्ट के लिए। हम वैल्यू सिस्टम को इस डेफिनेशंस के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, वैल्यूज आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस बेस्ड ऑन ह्यूमन प्रेफरेंसेस, बिलीफ एंड नॉलेज। यानी मूल्यों को मानव आचरण के मानकों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो मानवीय प्राथमिकताओं, विश्वासों और ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके जो कोर वैल्यूज हैं, बुनियादी मूल्य है, वो है पेरिफेरल वैल्यूज। क्या है वो? पेरिफेरल वैल्यूज। पेरिफेरल वैल्यूज, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वैल्यूज, हिंदी में परिधीय मूल्य बोलते हैं। कोर वैल्यू, कोर वैल्यू ये भी मैंने चर्चा किया है। कोर वैल्यू को बोलते हैं बुनियादी मूल्य। अच्छा, ये कोर वैल्यू क्या हो सकता है? ये समय और स्थान में सार्वभौम होता है, मतलब ये यूनिवर्सल होता है। कहने का मतलब सूर्य पूरब से निकलता है तो सूर्य पूरब से ही निकलता है, ये ध्रुव सत्य है, ये बदल नहीं सकता है। कोई अगर बोल दे कि सूर्य पश्चिम से निकलता है तो ये हो ही नहीं सकता, ये कोर वैल्यू नहीं है। कोर वैल्यू यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है, जो सेट ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है, यही है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस। एग्जांपल, यूनिवर्सल क्या क्या हो सकता है? लव, प्यार, ये कोर वैल्यू है, लिख लीजिए। लव, सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, कंपैशन, ये सारे आपके वैल्यू सिस्टम के वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं ये। अब हम पेरिफेरल वैल्यूज की बात करते हैं। ये क्या होता है? ये परिधीय मूल्य है। पेरिफेरल वैल्यूज चेंजेस विद टाइम एंड स्पेसेस, और ये परिवर्तनीय है। जैसे सत्यता, निष्पक्षता, ट्रूथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी, ये सब चेंजेबल है। आज हम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कल उस पे ट्रस्ट हमारा खत्म हो जाए। ओके, तो ये चीज है पेरिफेरल वैल्यूज। लेकिन कोर वैल्यूज क्या है? कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमेशा करते रहेंगे। हम अगर खुदगर्ज नहीं है तो नहीं है, सूरज पूरब से उगता है तो उगता है, ये कोर वैल्यू है। तो दो वैल्यूज को हमने समझा, ट्रूथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी। पेरिफेरल वैल्यूज है ट्रूथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी। क्यों है? क्योंकि ये चेंजेबल है। पेरिफेरल वैल्यूज क्या है? चेंजेबल है, ये लिख लीजिए, चेंजेबल है, ये परिवर्तनीय है। और कोर वैल्यूज क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कोर वैल्यू, कोर वैल्यू यूनिवर्सल। ऑल एथिक्स आर वैल्यूज, ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। ये बहुत ही अच्छी चीज है और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सभी नैतिकता वैल्यू हो सकता है लेकिन सभी वैल्यू एथिक्स नहीं है। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये बहुत अच्छा लाइन है, पूछा जाता है। ऑल एथिक्स आर वैल्यूज बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। सभी एथिक्स वैल्यू होता है लेकिन सभी वैल्यू एथिक्स नहीं होता है। सभी नैतिकता वैल्यू होता है, सभी नैतिकता मूल्य होता है, लेकिन सभी मूल्य नैतिक नहीं होता है, नैतिकता नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, वैल्यूज दो तरह के होते हैं, एक बैड वैल्यूज और दूसरा होता है गुड वैल्यूज। गुड वैल्यूज, अगर हम बात करें गुड वैल्यूज की तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है काइंडनेस, दयालुता, ये हमारा गुड वैल्यूज है। रिस्पेक्टिंग एल्डर वुमेन, elder woman, respecting elder woman, honesty, tolerance, protecting environment, क्या बताया? काइंडनेस, रिस्पेक्ट एल्डर वुमेन, protecting, honesty, tolerance, environment, ये सारे गुड वैल्यूज हैं।
अगर बैड वैल्यूज की बात करें तो क्या हो सकता है? करप्शन। अब आपका दिमाग काम करना शुरू हो गया होगा। करप्शन, किलिंग ऑफ एनिमल, किलिंग ऑफ एनिमल, बिलीव इन पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक में जो विश्वास रखता हो, अब ये बोल सकते हैं पैट्रियार्की, पैट्रियार्की, ये सब एटसेट्रा। हमने गुड वैल्यूज बैड वैल्यूज पढ़ लिया। वैल्यूज जो होता है पर्सनल भी होता है और सोशल भी होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज क्या हो सकता है? पर्सनल वैल्यूज हमारा हो सकता है सेल्फ रिस्पेक्ट, 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 कंफर्टेबल लाइफ, फ्रीडम। सोशल वैल्यू क्या होगा? हम सोशल वैल्यू की जब बात करेंगे तो इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी, जस्टिस की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, सोशल जस्टिस, वर्ल्ड पीस की बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो ये है पर्सनल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है, कंफर्टेबल लाइफ के लिए होता है, फ्रीडम के लिए होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोशल वैल्यूज हमारे इक्वलिटी के लिए होता है, सोशल जस्टिस के लिए होता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है, ये मास लेवल के लिए होता है, ये सब के लिए होता है। यहाँ पे कोई इंडिविजुअलिस्टिक्स नहीं है, यहाँ पे व्यक्तिगत कोई भी लाभ नहीं है। तो पर्सनल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज ये एथिकली ऐसा होना चाहिए, नैतिकता ये कहती है। सोशल वैल्यूज अन्य लोगों के भलाई के लिए होता है, जबकि पर्सनल वैल्यूज व्यक्तिगत भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। और भी वैल्यूज हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सकारात्मक और पूर्ण जीवन जीने के लिए स्वसेवा और अन्य सेवा मूल्यों दोनों के समन्वित और संतुलित अनुसरण की आवश्यकता होती है। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन वेयर दे आर एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड पेस। हमने अभी पर्सनल वैल्यूज को डिस्कस किया, सोशल वैल्यूज को डिस्कस किया। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं। हम बोल सकते हैं वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन वेयर दे आर एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड पेस। समय और जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बहुत सारे वैल्यूज का निर्माण होता है एथिक्स के अकॉर्डिंग, और सबका चर्चा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको एथिक्स का ज्ञान हो गया है, थोड़ा वो जानकारी आपने ले लिया है, तो आप वैल्यू सेट कर सकते हैं कि एथिकल वैल्यू उस सोसाइटी के लिए या उस सर्कमस्टांसेस के लिए, उस टाइम के लिए, उस प्लेस के लिए क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को चर्चा करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो CSIR के हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो और आए और खत्म हो जाए हमारा। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।